नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संसद का सत्र खत्म होते होते सरकार की कोशिश है कि मच अवेटेड बिल यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को न सिर्फ सदन के पटल पर रखा जाए बल्कि उसे पारित भी करा लिया जाए। खैर, ये तो सरकार की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष की खेमेबंदी है, जो आज मुस्लिमों के हितैषी होने के नाम पर जंतर मंतर पर सरकार को निशाने पर लेकर जमकर बरसते नजर आए। अब पूरा माजरा समझिए। एक अनुमान के मुताबिक जितनी जमीनें देश की सेना के पास हैं, उससे थोड़ी ही कम जमीनें वक्फ के पास हैं, और देश के क्षेत्रफल का लगभग चौथाई हिस्सा जो है वो वक्फ के पास मौजूदा समय में है। सरकार तर्क दे रही है वक्फ बिल अब पुराना हो चुका है, इसमें सभी मुस्लिमों की नुमाइंदगी सही तरीके से नहीं है, इसीलिए ये बिल लाया गया है। दूसरी तरफ AIMPLB कह रही है कि सरकार हमारे धर्म के में हस्तक्षेप ना करे, नहीं तो हम जान दे देंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है, ये भी आपको जानना चाहिए। बिल का विरोध करने की दो वजह है। पहली वजह, जेपीसी ने पुराने नियमों में कुछ फेरबदल कर दिए हैं। मसलन राज्यों में पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ 2 बाहरी लोगों को रहने देने की बात कही गई थी, लेकिन अब जेपीसी ने जो सिफारिश की है उसमें 2 बाहरी सदस्यों के साथ साथ राज्य सरकार के 2 अधिकारियों को भी शामिल करने की बात की जा रही है। जेपीसी ने इसी के तहत कई और सिफारिशें की है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का मुख्य विरोध बोर्ड में गैर मुस्लिम 2 सदस्यों की एंट्री और कलेक्टर को अधिकार देना है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए और समझनी भी चाहिए। देखिए, एक तरफ संसद चल रही है तो दूसरी तरफ सड़क पर वक्फ संशोधन बिल के लिए संग्राम जारी है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के संशोधन को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन को कई सियासी दलों का समर्थन है। इस बीच विरोध प्रदर्शन में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बिल का मकसद वक्फ की संपत्तियों को छीनना है। हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े 2 बड़े समुदायों में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बिल गरीब मुस्लिमों के लिए बेहतर साबित होगा। विपक्ष के लोगों का काम तो सिर्फ तुष्टीकरण करना है। देखिए, मैंने देखा है दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन का जो विषय आया है वह इस देश के गरीब मुसलमानों के हित में है। उसके लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, उसमें विचार विमर्श हो चुका है और उसके विरोध में प्रदर्शन और उसके समर्थन में कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित, एनसीपी सहित, तृणमूल कांग्रेस सहित सारे जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके समर्थन में खड़े हुए। तो इससे उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का असली चेहरा उजागर हो गया। जिनकी संख्या 80% से अधिक है वो मुसलमानों में गरीब है। अगर उनके हित में कोई वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल आ रहा है उसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, तो यह वैसा ही विरोध है जैसे ट्रिपल तलाक के कारण से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होते थे और 3 बार तलाक कह करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम होता था। तो यह भी बहुत अच्छा प्रयास है और मैं तो इस प्रयास का स्वागत करता हूं और इस विरोध का कोई औचित्य नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं उनको निराशा होगी और जो दल उनका समर्थन कर रहे हैं, जो नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। टीएमसी सांसद
सौगत राय ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कहा कि ये AIMPLB का अपना स्टैंड है, लेकिन जब संसद में ये बिल पेश होगा तो इसे हम लोग देखेंगे। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या करते हैं वो उनका सिद्धांत है। वक्फ बिल के बारे में जो ज्वाइंट कमेटी था वो रिपोर्ट सबमिट किया, पार्लियामेंट में उसका चर्चा होगा, हम देखेंगे। तो वक्फ बिल के संशोधन को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला। दिनेश शर्मा ने कहा कि इन लोगों का प्रदर्शन आधारहीन है। ये बिल पसमानदा समाज के लिए और पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों के लिए फायदेमंद होगा। ये आधारहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमानदा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। लेकिन ये तय है कि प्रदर्शन ने विपक्षी एकता को बल दिया है। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद वक्फ की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक दखल बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए मेहमानों से आपका तारुफ मैं करवाऊंगी। हमारे साथ में अरविंद चौधरी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। अमितोष पारिक हमारे साथ BHP से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अमितोष जी आपका भी। हमारे साथ फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका भी। स्वागत के साथ शुरुआत फाजिल अहमद जी के साथ में करूंगी। फाजिल जी, किस तरीके से ये बिल नागवार गुजर रहा है ये बताइए सबसे पहले। देखिए, बिल में कोई सुनवाई नहीं, JPC में गया। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि JPC इसको गंभीरता से लेगा, लेकिन JPC ने जैसे पोस्टमैन का थैला होता है ना, यहाँ से उठाया और वहां पहुंचा दिया। JPC ने पोस्ट बैग के थैले जैसे उठा करके रिपोर्ट को कंसीडर नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आंख कान बंद कर लिया। अब मजबूरी है कि मुसलमान को सड़क को उतरना पड़ेगा। आज पहला दिन था, अगर सरकार हम लोगों से बात नहीं करेगी तो अभी आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। धरना प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, कम से कम उतना तो करेंगे। अगर हम लोग को ये नहीं सुनेंगे तो जो अधिकार संविधान ने हमको दे रखे हम लोग करेंगे उसको। जी चलिए, मैं आपसे ही समझना चाह रही थी कि क्या वो पोर्शन है, क्या वो संशोधन का पोर्शन है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है? मैं आपकी व्यक्तिगत राय चाह रही हूँ इसमें। देखिए, 4,500 पन्ने में जब जमतिका पाल नहीं समझ पाए तो हम कैसे आपको समझा पाएंगे? मतलब आप समझे नहीं है, बस विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम तो समझे नहीं होते तो विरोध क्यों करते? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या समझे आप? बीजेपी ने इसको नेतागिरी का आइटम बना रखा है और अब हम समझे कि नहीं समझे, पूरा मुसलमान देश का नहीं समझ रहा है, तो एक हमारे समझने से क्या होता है? अब आपको हम क्या समझाएं जब आप वक्त के बारे में बेसिक नॉलेज है कि आपको नहीं है, तो फिर जिसको अंग्रेजी नहीं आती उससे अंग्रेजी नहीं बोला जा सकता। नहीं सर, मुझे बहुत बखूबी आती है, मुझे बहुत बखूबी आती है सर, मुझे बहुत बखूबी आती है, मुझे बहुत बखूबी आती है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या वो मुद्दा है जो आपको नागवार गुजर रहा है? आप कह रहे हैं जब जगदम्बिका पाल 4,000 पन्ने में नहीं समझे। क्या जानती? नहीं, आप हमको बताइए कि आप वक्त के बारे में क्या जानती हैं? मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो पूजा जी ये वही लोग हैं जो NRC का विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो NRC और CAA का विरोध कर रहे थे। पता कुछ है नहीं, पढ़ के आए नहीं। फजील भाई, पढ़ के नहीं आए हो, आपको ये नहीं पता कि वक्फ बोर्ड में दिक्कत क्या है, कौन से प्रोविजन का विरोध है। अरे भाई कुछ बोलो तो सही, सारा एंकर से सुनोगे, कुछ बोलोगे ना, बोलो। वक्फ के कौन से प्रोविजन से, अमेंडमेंट के कौन से प्रोविजन से आपको दिक्कत है?
दिक्कत किस लाइन से है? ठीक है सर, वो मुझसे सुनना चाह रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ सर। वक्फ एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जिसको अगर कोई संपत्ति या कोई चीज दान में दी जा सकती है जो मुस्लिमों के ग्रोथ में यूज हो, लेकिन सर ये हो तो नहीं रहा है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। ठीक है सर, आप करेक्ट कीजिए इसे, आप करेक्ट कीजिए। देखिए, आपको जानकारी नहीं है, वक्फ की संपत्ति अल्लाह के नाम दान की जाती है, ऐसा हमारे कुरान में आ गया है कि आप अपनी बेचती चीजें अल्लाह के नाम में दान कर दो। अब वो दान की हुई चीज को न तो बेचा जा सकता है, न मॉर्गेज किया जा सकता है, न लीज दिया जा सकता है। मैं अली बेते में नहीं बोल रही थी ना, मैं हिंदी में बोल रही थी, तो शायद आपको समझ नहीं आया होगा। बोलिए बोलिए, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, मैं सुन रही हूँ सर, मेरी जानकारी दुरुस्त कीजिए आप। सुन लीजिए, अब वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड उसका संचालन करता है। जो पैसा आता है वक्फ से, वो पैसा सरकार के खजाने में जमा होता है किसी इंडिविजुअल मुसलमान के, और फिर सरकार मुसलमानों के वेलफेयर में उस पैसे को खर्च करती है। जैसा हमारे आलिमों की तनख्वाह, इमामों की तनख्वाह दी जाती है, वो भी वक्फ बोर्ड के पैसे से ही दी जाती है। ये सारा एक स्ट्रक्चर है देश के अंदर, और उस स्ट्रक्चर को सरकार समाप्त करना चाहती है। जैसा मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी जो घर है, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। जो ओबराय, दिल्ली का ओबराय होटल है, 1 रुपया किराया देता है, बताइए। 1 रुपया तो उसकी पार्किंग का खर्चा भी 100 रुपया है। 1 रुपया वक्फ बोर्ड को किराया दे करके वो जमीन पर कब्जा करके अपना होटल बना रखते हैं। सरकार ऐसा कानून ला रही है कि इन लोगों को 1 रुपया भी ना देना पड़े। सरकार उन लोगों को ये जमीन बेचना चाहती है, उन बड़े उद्योगपतियों को ये जमीन बेचना चाहती है। जो लोग कब्जे में है उनको वापस करना चाह रही है। ये चाह रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को बेच करके हम पैसा बना ले। ये है हम लोग की दिक्कत कि जमीन बेची नहीं जा सकती। आप सच्चाई ये है कि वक्फ बोर्ड अवैध कब्जे का अड्डा बन गया है। किसी की भी जमीन पर कह दो वक्फ का बोर्ड है, ये वक्फ की जमीन है, हो या आपकी। अरे भाई, ओनरशिप को साबित करने की बात है, ओनरशिप को साबित करने की बात है। आप दूसरे की बचिया दान नहीं कर सकते, दूसरे की प्रॉपर्टी दान नहीं कर सकते, अल्लाह से झूठ नहीं बोल सकते, अल्लाह के साथ गलत नहीं कर सकते। इतने साल हो गए आपको डिबेट करते हुए। थोड़ा अल्लाह को जो डोनेट करनी वो आपको होनी चाहिए। मनीष जी रुकिए, थोड़ा सा उनकी भड़ास निकलने दीजिए। बता रहा हूँ फाजिल साहब, आप चिंता न करो, आप समझा रहा हूँ आपको सर, आप चिंता न करो। जो चीज आपकी है नहीं उसे डोनेशन आप कैसे कर सकते हो? ठीक है सर, साबित ये होना है कि जमीन आपकी है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। मनीष जी थोड़ा सा धैर्य सर। फाजिल साहब की ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। फाजिल साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आ रही हूँ आपके पास, थोड़ा सा ओपनिंग रिमार्क एक बार सबका हो जाए। सुदेश वर्मा जी, आपने सुना फाजिल अहमद जी को, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पर दान की हुई संपत्ति जो कि गरीबों की ग्रोथ, मुस्लिम पासमानदा, जिसको बीजेपी ने एक टैग दिया है पासमानदा मुस्लिम, उनके ग्रोथ में काम आने वाली संपत्ति। और यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर फाजिल साहब की ओबराय होटल से लेकर के अंबानी का घर तक सब कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बना हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि जो कुंभ हो रहा है वो भी वक्फ की जमीन पर ही हो रहा है। क्या कहेंगे सुदेश जी? कभी नहीं कहा कुंभ, फिर गलत बात बोल रही हैं आप। अरे बहुत लोगों ने, अरे सर आपने का मतलब बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया। ठीक है, ठीक है, शांति से डिबेट हो जाए सर, सुन लेते हैं सर, थोड़ा शांति से डिबेट हो जाए, दोनों पक्ष को सुना जाए, जिससे कि यहाँ तो कुछ फैसला हो नहीं रहा, हम लोग डिबेट कर रहे हैं, तो अपनी अपनी बातों को रखें। देखिए, मैं थोड़ा संयुक्ति बताता हूँ क्या है इनका। एक गाँव है तिरुचेंथुराई, पूरे गाँव को इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है। किसान यदि भी करना चाहे तो वक्फ बोर्ड से इन्हें परमिशन लेना पड़ेगा। बंगलोर का ईदगाह मैदान जो है उसको इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग, उसको उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि कभी मुगल साम्राज्य के समय वहां पर इनका कहना है कि जब जाते हैं वहां पर सराय हुआ करता था। इस तरह से देखें तो मुगल एम्पायर कभी पूरे भारतवर्ष में था, तो पूरे भारतवर्ष को वक्फ की डिक्लेयर कर देंगे, तो अति संयोक्ति ना हो। अल्लाह कभी नहीं चाहेगा कि कब्जाया हुआ जमीन को कोई उसे गिफ्ट करे। अल्लाह तो परवरदिगार तो रहम वाला है ना, तो उसको रहम दिल बनाने के लिए जो वक्फ में अति संयोक्ति हो गई, जैसे वक्फ कोई डिसीजन ले लेता है, मुतवली जो है, उस मुतवली के खिलाफ आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में। तो एक प्रोविजन आ गया है कि कोई भी आदमी 90 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। ये तो अच्छी बात है ना।
वोट के मर्यादा को लाना बहुत अच्छी बात है। और आप बताइए सर्वे कौन करना चाहिए? सर्वे तो सरकार को करना चाहिए ना। अगर वक्फ के लोग ही सर्वे करेंगे और डिक्लेयर करते हैं ये मकान हमारी है, हमारी की प्रॉपर्टी हमारी है, तो इतनी हो गई। और हम प्रूफ नहीं करेंगे। अब जो भी प्रूफ करना है वो तुमको प्रूफ करना है। तो अगर कोई लॉ लाया जा रहा है जो आपको ट्रांसपेरेंट बना रहा है, ज्यादा अकाउंटेबल बना रहा है अपनी कम्युनिटी की तरफ, तो क्यों इसका विरोध करना? और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको और बड़ा किया जा रहा है, औरतों को नॉमिनेशन दिया जा रहा है, नॉन मुस्लिम को भी दिया जा रहा है, तो क्यों इसको अपोज करना? ये समझ में नहीं आता। ठीक है, अरविंद चौधरी जी, आज आपके कई नेता पहुंचे हुए थे जंतर मंतर पर झंडा लेकर के और बहुत बुलंदी से अपनी आवाज बुलंद भी कर रहे थे, बताइए। अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले, वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, उनका फ्रेम भी फ्रीज आ रहा है। एक बार कोशिश होगी दोबारा उनसे कनेक्ट किया जा सके। अमितोष जी, अपनी राय साझा कीजिए। आज पूरे जंतर मंतर पर जो बखेड़ा चला, इस पर क्या कहेंगे और इस प्रावधान पर क्या कहेंगे? क्या राय आपकी? जी धन्यवाद। अरविंद जी को इसलिए आपकी बात दे रही है क्योंकि यही सरकार को लेके इस देश के अंदर के विरोध खड़ा हो। आज 3 बार 25 बाद 2013 में क्या करा? एनी पर्सन को हटा के एनी पर्सन कर दिया, हिंदू, जैन, सिख, किसी भी प्रॉपर्टी को। अब मेरे को पता है तो वो कानून ही नहीं पता होगा लेके आए तो उधर है कि या भाजपा की बात मत। स्ट्रक्चर कमेटी मान लीजिए, स्ट्रक्चर कमेटी ने कहा रिप्रेजेंटेशन, तो वही तो सरकार रिप्रेजेंटेशन वही सरकार कर रही है। हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुस्लिम की प्रॉपर्टी ले। अमितोष जी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि वापस से आपको कनेक्ट किया जाए ताकि आपकी आवाज में थोड़ी सी क्लियरिटी आ सके। मनीष जी, अब आप बताइए क्या कहेंगे सर? देखिए, ये राजनीति से भरा हुआ मूवमेंट है। दरअसल आम जनता को वक्फ बोर्ड का कोई लाभ मिलता ही नहीं है। ये जितने भी मुस्लिम स्कॉलर का रूप लेकर नेतागिरी जो लोग कर रहे हैं और ये जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, ये सब लोग एक ऑर्गेनाइज ग्रुप हैं। ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो मलाई लूटी जा रही है वो लूटती रहे। कैसी मलाई? पहली बात, जाहिर है अगर प्रॉपर्टीज हैं उनके, उनमें क्या रेंट आया, क्या उसमें आपने पगड़ी कलेक्ट कर ली, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब कहीं जाता ही नहीं है, कहीं पता ही नहीं चलता। तो एक तो उन सबको अपनी जमीनें खिसकने का डर है, एक बात। दूसरी बात, वक्फ एक्ट जो है उसमें प्रोविजन इतने खतरनाक हैं कि वो किसी भी लोकतांत्रिक देश में होने नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड जैसा कानून मुसलमानों के सबसे बड़े जो रहनुमा देश है पाकिस्तान, उसमें नहीं है। हिंदुस्तान में क्यों है? क्योंकि कांग्रेस इस्लामिक विचारधारा को पुष्ट करने के लिए, अपने तुष्टीकरण करने के लिए, वोट लेने के लिए ऐसा प्रोविजन ले आई कि अगले 10-20 साल वो सत्ता में बनी रहे और देश का जो हो सो हो। अब आप समझिए, प्रोविजन ऐसा है, मानो आप किसी जमीन पर आपने कह दिया कि भाई ये जमीन वक्फ की है, तो बस है। अब कौन फैसला करे? ट्रिब्यूनल उनका फैसला करेगा। उस ट्रिब्यूनल में मुस्लिम के अलावा कोई और है नहीं है। आप अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। तो फिर खत्म। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक पूरा गांव और दूसरी चीज सर, कागज हम नहीं दिखाएंगे कि हमारी कैसे है। तो मैं वही कह रहा हूं, कागज दिखाओगे तुम, वो तुम्हारी कैसे है तुम बताओ। और होना ये चाहिए कि भाई जिसकी ऑनरशिप है वो साबित करे, और अगर वो साबित नहीं कर पा रहा है तो उसको ऑनरशिप छोड़नी पड़ेगी। मैं फजील अहमद की इस बात से ताल्लुक रखता हूं कि भाई अगर किसी ने अल्लाह को जमीन डोनेट करी है तो फिर वो अपनी जमीन उसकी होनी चाहिए। आप दूसरे की जमीन को डोनेट नहीं कर सकते। ये तो मेरे विचार में हराम है। और अगर किसी ने दूसरे की जमीन डोनेट की तो उसके साथ शरिया कानूनों के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर अब स्थिति क्या है, आपको सिविल कानून तो चाहिए अपने हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से, और जो उसके क्रिमिनल कानून तो चाहिए इंडियन कानून के हिसाब से। सिविल कानून आप चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम कानून चले। भाई मैं ये कहता हूं, आप जो शरिया लॉ लगा रहे हैं तो क्रिमिनल लॉ पर लाइए।
तो मेरा कहना यह है कि कोर्ट को यह परीक्षण करने का अधिकार है कि जब तक आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं है आप डोनेट नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात, अगर आपने डोनेट कर दी है, अगर वो आपकी नहीं है तो ये केस अपील में जाएगा और जो कोर्ट फैसला करेगी वो मानना होगा। मनीष जी, जितना मैंने स्टडी किया है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि ज़कात की तो परमिशन है लेकिन हराम की तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस से प्रवक्ता हैं अरविंद चौधरी जी जुड़ गए। उनका फ्रेम बहुत क्लियर आ रहा है, आवाज देखते हैं कितनी क्लियर आ पाती है। अरविंद जी, क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो वक्फ संशोधन बिल है, आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। ये जो सरकार, समझाइए सर। डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार कोई भी कानून यदि लाती है तो आप जिस प्रभावित वर्ग से चर्चा और संवाद होता है। हम दिक्कत ये है कि जब से ये सरकार बनी है तब से आप देख लीजिए 12 बजे रात में मोदी जी मन की बात कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन ला देते हैं। ये जो स्वेच्छा से आप अच्छा बनाया बुरा, ये तो बात की बात है, लेकिन जिस पर लागू होता है उससे आप संवाद नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको विश्वास में लेने का प्रयास नहीं करते हैं। आपने किया था 1995 में कानून लाए थे, और आपने किया था कोई चर्चा किसी के साथ या सीधे कानून आप ले आए? आपने कोई विपक्ष से चर्चा नहीं की, आप सीधे कानून ले आए और अब पाठ बढ़ाने आ रहे हो। आपने देश के साथ वो काम किया है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। सुन लेते हैं। मैं आपकी बात सुन रहा था तो आप दूसरे की भी बात सुनने की कैपेसिटी रखिए, आपको भी मौका मिलेगा। तो सब ये आज तक जितने भी कानून लाए हैं उस पर कभी भी या जितना भी रूल लाए, जितना भी अध्यादेश पारित किए, इसमें ये पब्लिक से संवाद, लोगों से संवाद, उसके एक्सपर्ट से संवाद करने की बात नहीं करते हैं। पहली विवाद होने, इनके किसी भी कानून लाने पर विवाद होने का पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण ये है कि आप इस चीज को जेपीसी में दिए तो जब जेपीसी में आप दिए तो जेपीसी में अच्छा, मुझे एक बात बताइए अरविंद जी, देखिए मैं ब्रेक पर जाऊं। अरविंद जी ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा ताकि हम जब वापस आए तो डिस्कशन पर जा सके। सवाल ये है कि आपको पुराने वक्फ बोर्ड के कानूनों से आपत्ति है कि नहीं है, या मौजूदा संशोधनों से भी, मौजूदा संशोधन से आपत्ति है, ये तो मैं समझ गई, लेकिन पुराना वक्फ बोर्ड का जो बिल था उससे आपको आपत्ति है कि नहीं है? वो ठीक है आपकी नजर में? दुनिया का कोई भी लॉ जो होता है वो सुधारात्मक प्रक्रिया में चलता है, इसीलिए ये कोई भी जो लॉ होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, उसमें सुधार की प्रक्रिया सतत जारी रहती है। चलिए इस बात की दिलेरी की तारीफ आपकी होनी चाहिए अरविंद जी कि कम से कम आपने मुखरता से ये तो स्वीकार किया कि जो है वो गलत है। स्वागत है। दोबारा अमितोष जी के पास में जाऊंगी। अमितोष जी का वर्डिक्ट नहीं हो पाया था, एक बार देखेंगे उनकी आवाज में कितनी क्लैरिटी आई है। अमितोष जी, बहुत ही मुखरता के साथ महाराष्ट्र में आज आप प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपकी आवाज मुखर नहीं हो पा रही है। बोले। ये मेरा नेट इशू है। हाँ बोले सर। हाँ, अब आप पा रहे हैं। देखिए बात क्या है, सबसे पहले अगर बात करूँ तो एक हफ्ते से कोई पर्शियन पोएट जिनका नाम था लिसन मुसायब, जिनको वॉइस ऑफ गॉड भी कहा जाता था, उन्होंने एक्सप्रेस किया है ड्रिंकिंग वाइन बट हैविंग ए वक्फ इज वर्स। ये वक्फ का, और ये इनकी, अब आप देखिए वक्फ में दिक्कत क्या आ रही है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बुलंद वक्फ के मान रहे, तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 3 संविधान के अनुच्छेद है। आर्टिकल 12 स्टेट रिलीजन, तो धार्मिक आधार कोई भी कानून बना देश के संविधान के विरुद्ध, जो बड़ी बड़ी पाकिस्तान को अमेंड करते तो 106 बार संविधान अमेंड होता है, देश की प्रगति की अमेंड हुआ है, वक्त पर कोई अछूता कानून नहीं है। लेकिन वक्त दिक्कत क्या हो रही है, मैं आपको दाखला देता हूँ। वहाँ पे ओवैसी क्यों वक्त से अमेंडमेंट पे देखिए, हजरत मिल दरगाह लैंड केस हुआ था जिसमें एमआईएम के लीडर एमएलए विरासत खान वक्त के एक्रोचर पाए। दूसरे एमएलए दरगाह लैंड था जिसमें दरगाह हजरत बाबूद्दीन के दरगाह। फाजिल साहब आपका काउंटर रहेगा, एक बार सुनते रहिएगा। एमआईएम लीडर वक्त प्रॉपर्टी को लोन, क्या नाम था, एमएलए फ्रॉम असेंबली मोहम्मद मुस्तफा खान, असद खान के वो के अंदर में आए थे, मॉर्गेज देते थे प्रॉपर्टी को, लोन लेते थे, ऐसे तो एमआईएम का है। तो वक्त से आपत्ति है कि कर्नाटका का लेते हैं हाफ ऑफ 4,000 एकड़ लैंड इन कर्नाटका, तो 2 लाख करोड़ था, उसको वक्त नाम दिया और ट्रांसफर कर दिया। आप तो नहीं कर सकते थे ना, कोई और आप कैसे जाते हैं
जितना उसमें पाया जाता है, उसमें कोई राइट, उसमें कोई राइट, विडो उसमें कोई राइट नहीं है। आप कह रहे हैं वक्त की डोनेट करिए, तो अर्गा के अंदर में आइलैंड किसने डोनेट करके, सूरत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसने डोनेट करके, तमिलनाडु के अंदर 15 वर्ष ठीक है सर। फाजिल साहब काउंटर। देखिए, इनकी बात में पूर्वाग्रह बहुत है, जानकारी कम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा ही ज्ञान लेते हैं। अरे आप इसके अलावा मैं तो 40,000 मुकदमों की बात कर रहा हूँ, काउंटर नहीं, 2010 नहीं, 40,000। सुनिए ये सब चीजें जो है कोई डिबेट करने का यहाँ विषय नहीं है, अदालती चीजें हैं। दूसरा, मनीष गुप्ता ने एक बात कही कि ट्रिब्यूनल, अरे भैया ट्रिब्यूनल, ये बताइए मुझे फाजिल साहब, 3 तलाक बिल जो आया था वो सही था या नहीं था? रुकिए ना पूजा जी, रुकिए, आप एक बेचैन हो जाती हैं। मनीष गुप्ता को जानकारी बता दें। अरे आप पूरे देश का चैन लिए बैठे हैं और हम बेचैन भी ना हो, गजब बात है। रुकिए ना सर, हम मनीष गुप्ता को बताना चाहते हैं कि हर ट्रिब्यूनल में जज होता है, सिर्फ एक वक्फ ट्रिब्यूनल थोड़े है, बैंक का भी ट्रिब्यूनल है और भी कई ट्रिब्यूनल्स हैं, सब में जज होता है, बाकायदा कोर्ट होती है, कोर्ट में वकील अपना प्रस्तुत करता है, सुनवाई होती है, बहस होती है, निर्णय होता है। और उस ट्रिब्यूनल के खिलाफ, किसी भी ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार सबको होता है। ये कह देना कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, जब सरकार की बिल के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी ट्रिब्यूनल के खिलाफ क्यों नहीं जा सकते? इस तरह की बातें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप केवल मुसलमानों से नफरत दिखाने के लिए आप कुछ भी बोलते रहिए, या भाजपा के लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते रहिए। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप सुदेश जी काउंटर है, हालांकि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने 3 तलाक पे। करते हैं उससे लोग आपके बारे में करेक्ट कर दूं। देखिए ऐसा है ना पूजा जी, ऐसे लोग जो वक्फ से कनेक्टेड नहीं है, वक्फ के गवर्नेंस में, जैसे कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो नहीं हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं सरकार के कदम को। क्यों? क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो आम मुसलमान है उसको फायदा होगा। लेकिन जो ओवैसी जैसे लोग हैं, ओवैसी, उनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जाके देखिए हैदराबाद, मुस्लिम प्रॉपर्टीज पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो अगर कोई ट्रांसपेरेंसी आएगी तो कब्जा हटेगा, गरीबों को पता है कि इनके खिलाफ हो जाएगा माहौल। तो जो आम मुसलमान है वो इनसे डरता है, बस वो चीज से सपोर्ट करता है। इनकी गुंडई चलती है हैदराबाद में, वो नेचुरली ये जो प्रॉपर्टी हत्याए हुए हैं, वक्त की प्रॉपर्टी को हत्याए हुए हैं लोग, बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, इनका कब्जा हटेगा। क्योंकि अब सर्वे जो है सरकार करेगी, सरकार की प्रॉपर्टी को आप वक्त की प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर कर देंगे? वो तो सरकार डिसाइड करेगी ना प्रॉपर्टी की है, सरकार की होगी। तो एक बात मुझे बताइए फाजिल साहब, अल्लाह के नाम पर दान की हुई संपत्ति का हिसाब कौन रखेगा? नहीं देखिए पूजा जी, सरकार में आप जा सकते वो जगह रेवेन्यू इंदराज होता है, एक तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज होता है, दूसरा बोर्ड में इंदराज होता है। के अंदर तो 994 ऐसी संपत्ति जिसका डिटेल नहीं दे पाई वक्फ, वो कहाँ से आ गई? अरे अभी तो बहुत प्रॉपर्टी होगी, सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे जो होगा तो बहुत प्रॉपर्टी होगी। ये जो सरकार का मिथ है, सरकार जो है कुंठा में है, सरकार को अरे काहे का कुंठा, सरकार ठीक करना चाह रही, तलाक में भी कुंठा था ना, औरतों को अगर हम हक दिलाना चाहते तो हमारी कुंठा है। ये तो इनको राजनीति देश का। सुरेश जी कितना लाख डूब गया देश की जनता का, लेकिन इन तमाम चीजों में फाजिल साहब, एक जो आपने हृदय उद्गार पेश किए हैं कि अगर देश का मुसलमान 60 करोड़ होता तो क्या ये स्टैंड होता, ये जो आपके हृदय उद्गार निकले हैं, इसको मैंने थोड़ा पकड़ा है, इसको इलाबोरेट कर दीजिए। पाकिस्तान अगर नहीं बटा होता तो भी ये भी मैंने कहा है कि अगर पाकिस्तान को बता दूं जी, आपके प्रश्न को ऐड करते हुए मैं कुछ पूछूं इनसे, 60 करोड़ होती तो क्या पता होना चाहिए तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, ईरान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, एशिया, इराक, यहाँ वक्त नहीं है, इस्लामी कंट्रीज से ये फिर भी। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ, एक छोटी सी बात, फजील अहमद, मुझे एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड का जो प्रेजेंट कानून है, इसमें से कौन कौन सी प्रोविजंस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये आर्बिट्रेरी है, ठीक नहीं है? इसमें एक कानून ऐसा ही है कि इसके पास 10,000 अपनी सेना होनी चाहिए,
सशस्त्र बल होना चाहिए वक्फ बोर्ड के पास। जो जमीन कब्जा करके बहुत बढ़िया, इसे देशद्रोह कहेंगे, इसे देशद्रोह कहेंगे, इसे ये देशद्रोह की बात है, ये देशद्रोह की बात है, ये देशद्रोह की बात है। यही मानसिकता है, यही मानसिकता है हिंदुस्तान का कि वक्फ बोर्ड जैसे लोग ये कहेंगे हमें सेना दो, सेपरेट सेना दो। ये अप्रोच है, यही मानसिकता है, ऐसे लोगों को देश को देख रहा है, ये आपकी मानसिकता देश देख रहा है, यही चाहिए आपको। आप इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, अरविंद चौधरी, आप इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये देशद्रोह की बात है। कांग्रेस की बोई, कांग्रेस की बोई और कांग्रेस की सींची किस मानसिकता के साथ आज कांग्रेस खुद खड़ी है, ये देख रहे हैं आप। कांग्रेस कोई मानसिकता के साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस जो है सो जनता के व्यू के साथ खड़ी है। ये सब कांग्रेस की मानसिकता के साथ खड़ी है, ये खड़ी है, वो सब कोई मामला नहीं है। मामला बस इतना है कि जो वक्फ बोर्ड का जो भी संशोधन बिल लाया गया, क्या उस संशोधन बिल के लिए इस्लामिक स्कॉलर से बात किया गया? क्या आप चाहते हैं कि इस देश में डिक्टेटरशिप के आधार पर या स्वयंभू निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाए? बिल कब आया था? आप जब किसी के बारे में तो उनका एक स्कॉलर पैनल होता है, क्या आप जानते हैं, ये मान के चलते हैं कि जितने भी मुस्लिम स्कॉलर पैनल है तो वो सब गलत होंगे? अभी भी डिबेट हो रहा है कि सरकार या ये वक्फ बोर्ड हमारे राम मंदिर का निर्णय कोई मुसलमान थोड़े करेगा, इसीलिए वक्फ बोर्ड का निर्णय भी उनके इस्लामिक पैनल होता, वो पैनल तैयार करता, उसमें संशोधन तैयार होता और वो संशोधन पास होता। आप तो संवाद करते हैं, एक बार ऑडियो डाउन कीजिए। फाजिल साहब, मुझे एक चीज क्लियर कीजिएगा सर, क्या वक्फ बोर्ड को किसी भी धर्म की संपत्ति दान हो सकती है? नहीं, मेरी बात समझिए। वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की संपत्ति ही दान हो सकती है और मुसलमान ही दान करते हैं। हिंदू अपने ट्रस्ट, देखिए जब देश आजाद हुआ तो 3 तरह के कानून आए। मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रखा, हिंदू अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट में रखा और ईसाई अपनी प्रॉपर्टी को कंपनी एक्ट में रखा। ये 3 तरह के कानून से संचालित होता है पूरे देश की धार्मिक प्रॉपर्टी जितनी भी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ईसाई का कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, झूठ मत बोलो। के जो ट्रस्ट में बायलाज में अगर लिख दिया गया जमीन बेची जा सकती है, ये तो फाजिल साहब वही हाल हो गया जिस तरीके से 3 तलाक पर पागल बना रहे थे, ठीक वही वाली बात हो गई सर, वही वाली बात हो गई। दोबारा बोलिए, मैं समझा नहीं आप क्या बोल। मैंने कहा जिस तरीके से 3 तलाक पर पर्टिकुलर कम्युनिटी को बनाया जा रहा था कि आप भाई भटकाया जा रहा था, बिल्कुल वही बात हो गई है। तो जी मैं इस पे एक बार बोल लूं तो 3 तलाक में भी हम लोग ने यही प्रस्ताव सरकार से रखा था, जिसको तलाक होता है उन लड़की को 10,000 रुपए सरकार महीना दे, तब तो हित ऐसी है। आखिर उनको वक्फ बोर्ड पैसा देता है। जिन मुस्लिम लड़कियों का तलाक होता है और उनका कोई मतलब पालन पोषण करने वाला नहीं होता है, उन लड़कियों को वक्फ बोर्ड पैसा देता है। तो सरकारी स्कीम छोड़ दो, फिर सरकारी स्कीम छोड़ दो ना। जब आपको वक्फ बोर्ड से पैसा चाहिए तो सरकारी स्कीम छोड़ दो ना। दवाई खा के आया करो गुप्ता जी, बड़ी दिक्कत हो जाती है आपके साथ बैठ। कमाल कर रहे हो, आप गजब बात करते हो। गजब बात कर रहे हो आप। खेलना नहीं आता है तो आप फाउल मारते हो, खेलना नहीं आता। आपसे ये पूछा प्रेजेंट वक्फ बोर्ड का कौन सा हिस्सा गलत है? ठीक है, आप गायब हो गए। पहले ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दवाई बताई, फाजिल साहब देशद्रोही भावना रखने वाले जो देशद्रोही की बात कर रहे हैं, फाजिल साहब आप तलाके रज़ाई, मुगलजा और बाइन इन तीनों से भटकाते रहो और बिदत को सही बताते रहो तो सब कुछ ठीक है। और अगर हम कह दें कि सब कुछ नियम से होना चाहिए, कुरान पाक में जो लिखा है वैसे होना चाहिए, खुला का अधिकार महिलाओं को बताना चाहिए, तो तकलीफ आ जाती है सर, तकलीफ आ जाती है फिर। और वही तकलीफ यहाँ वक्फ में नजर आ रही है आपकी, वही तकलीफ वक्फ में नजर आ रही है। अगर आप ये कहते सर, अगर आप ये कहते कि बिल में संशोधन की गुंजाइश है और मौजूदा जो संशोधन किए गए हैं वो हमें नागवार है, आप क्या बात कह रहे हो? आप कह रहे हो जो था वो सही है। अब आप सुन लीजिए, सुनाइए सर, सुन ही रही हूँ मैं तो, आप ही की सुन रही हूँ, पूरा देश सुन रहा है आपकी। अरे
सुनिए तो पूजा जी, अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा पिछले सेशन में कि जो एनेक्स्चर चंद्रिका पाल ने लेने से इनकार कर दिया, वो एनेक्स्चर बिल के साथ पार्लियामेंट में शामिल किया जाएगा। ये अमित शाह ने कहा। अब इसको क्या कहेंगे आप? इसका मतलब कि चंद्रिका पाल ने बहुत सी चीजों को छोड़ दिया, एनेक्स्चर नहीं शामिल किया बिल के साथ। तो ये बात पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा कि जो एनेक्स्चर चंद्रिका पाल ने लेने से इनकार कर दिया, हम उसको पार्लियामेंट के बिल के साथ उस एनेक्स्चर को भी जोड़ेंगे। सुदेश जी क्या कहेंगे? सुदेश जी काउंटर है आपका, बोलिए। देखिए संशोधन की गुंजाइश हमेशा होती है, रैशनल एंड लॉजिकल। रैशनल एंड लॉजिकल कोई हो तो इससे बात किया जा सकता है, लेकिन आप इसके आगे बोले कि नहीं गलत कर रहे हो, तो ये आपको भय है कि आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। आम व्यक्ति मुसलमान जो है उसका बेनिफिट हो, ये जो नई लॉ है वो आम व्यक्ति को उसको सहायता करेगी। आप देखिए इसका रिजल्ट ऑलरेडी होने लगा है। सारा खेल तो आप लोगों के कंट्रोल से आ रहा है। कांग्रेस तो बहती गंगा में हाथ धो रही है सर, वोटों के लिए, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आवश्यकता है, गवर्नमेंट का सही होना चाहिए डिसाइसिव। ठीक है, अमितोष जी के पास जाऊंगी। अमितोष जी बोलिए, आप हाथ रेज कर रहे थे सर, बोलिए। जी पूजा जी धन्यवाद। इसके प्रवक्ता हैं बैठे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो जजमेंट है कोई मुसलमान नहीं, तो ध्यान नहीं है कि के अंदर में अब्दुल साहब थे जिनके अंदर में रहे और उनकी भी पहचान थी। आप जब वक्फ के नाम पर जमीन ले सकता है तो हिंदू नॉन मुस्लिम होते हुए कोर्ट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित नहीं कर सकता। दूसरी बात, आदत बन चुका है इसका विद्रोह करने की। इस्लामिक कन्वर्जन लॉ की डेथ पेनल्टी, लेकिन भारत में कन्वर्जन लॉ है उसका विरोध करेंगे। इस्लामिक कंट्री में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत पे जारी होता है फाइन में, भारत में लाउड स्पीकर हटाने की बात करेंगे, न्यायालय के आदेश की बात की, उसका विरोध करेंगे। इस्लामिक देश के अंदर किसी भी तरह से आप नागरिकता नहीं ले सकते, अगर आप करते हैं तो उसमें प्रावधान है, यहाँ पर करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। इस्लामिक कंट्री में आप भी बाहर खुले में नमाज पढ़ते हैं, कुवैत के अंदर में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, यहाँ पर आप खुले में नमाज पढ़ेंगे। और चीज जो इस देश में आएगी उसका विद्रोह करना एक आदत बन सकता है, देश के लिए फेवरेबल और हित में ही हो। और वक्फ जो है वैसे कानून है धर्म के नाम पर बनाया और धर्म के नाम पर बने हुए कानून की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। आप सेक्शन 3 का विरोध करिए, वक्फ के अंदर में वक्फ होने से कहा है वक्फ दीजिए। जस्टिस अहलूवालिया ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट देते हुए कहा, कल आप बोले कि पूरा भारत आपका, आपको हो जाएगा क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने लिमिटेड में कहा कि इसमें वक्फ की नहीं है, इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली जोधपुर ने। लगातार तरीके से न्यायालय के द्वारा, एपीसी के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा हर तरीके से जो कानून इस देश के हित में होता है उसका विरोध करना इनकी पैरों। इसके अलावा ठीक है अरविंद जी, जो लगातार सियासत चल रही है इसको आप क्या कहेंगे? अफसोस तो कहीं ना कहीं होता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी ताबूत की आखिरी कीलें ठोक ली है। कोई अफसोस की बात नहीं है। आपको लगता है कि ताबूत की आखिरी कीलें तो पिछले 20 से 15 साल 17 साल से खोदा जा रहा है और ताबूत का कील नहीं ठुका रहा है। ये सब कहना बंद कर दीजिए कि ताबूत की आखिरी कील। यहाँ पर जो सही होगा वो कांग्रेस पार्टी बोलेगी और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यदि यह 25 करोड़ जनताओं का सवाल है तो उससे संवाद होना चाहिए। यदि कांग्रेस यह कह रही है और इसको आप ताबूत की आखिरी कील मानिएगा तो यह आपका विचार हो सकता है, यह हमारा विचार नहीं हो सकता है कि जिस इफेक्टिव कम्युनिटी के लिए कोई भी काम किया जाए उसके स्कॉलर से, उसके लोगों से, और यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें भ्रम है तो सरकार का ही काम है कि उसके भ्रम को दूर करना और उससे संवाद करना और उसको इनलाइटेड करना। ये काम विपक्ष का नहीं है। इसीलिए सरकार अपने काम में विफल रही है। सरकार कोई भी निर्णय जो लेती है वह सीधा आर्बिट्री ढंग से निर्णय सुना देती है। वह निर्णय आपको कैसे अफेक्टेड होता है, कैसे नहीं होता है, क्या होता है, और ये सभी पर लागू होता है। मैं अरविंद जी की बात से सहमत हूँ। आर्बिट्रेरी फैसला नहीं होना चाहिए, है ना? ये ज्ञान आप दे रहे हो ना, ये ज्ञान उस कानून में क्यों नहीं डाला कि कोई भी आदमी कह देगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो आर्बिट्रेरी फैसला उस कानून में कैसे हो गया? सच्चाई तो ये है, आप लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए कानून का अपमान किया है, इस तरीके से कानून बनाया है। एक बात मैं फजील अहमद से पूछना चाह रहा हूं कि भाई आप वक्फ यानी मुसलमानों के भले की चिंता कर रहे हो कनेक्शन टूट गया और पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान नहीं माना जाता, तो क्या ये वक्फ बोर्ड का जो बेनिफिट है अहमदियों मुसलमानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि पाकिस्तान जो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है वो कहता है अहमदिया मुसलमान ही नहीं है। ठीक है,
सुदेश जी बोले। देखिए, वक्फ बोर्ड की जब बात आती है ना, तो हमारे अरविंद जी जो हैं कांग्रेस के, उन्हें लगता है कि मुसलमान जो है एक वन यूनिट एंटिटी है जिसमें कोई डिवीजन नहीं। हमने बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन की बात की है, ठीक है, वक्फ बोर्ड में। हमने औरतों की बात की, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमने ये बात किया शिया का भी होना चाहिए वक्फ बोर्ड, और अगर खानी का भी यहाँ पर आप अपने दिल की बात बोल रहे हैं, यहाँ आप अपने दिल की बात बोल रहे हैं, बोलते रहिए। नहीं, ये तो प्रोविजन है कि अगर खानी का भी होना चाहिए, वोरा कम्युनिटी का भी होना चाहिए वक्फ बोर्ड। तो ये देखिए, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली अच्छा है। तो जो अच्छा कार्य हो रहा है उसके खिलाफ आप क्यों आ रहे हैं? ये देखिए अरविंद जी, आप भी वो नेता जो है ना मुसलमानों के तथाकथित, उनके चंगुल में फंस रहे हैं। आम आदमी से बात करिए, मुसलमान से, वक्फ की प्रॉपर्टी पर रहता है, कोई टाइटल नहीं होता उसका। अब उनका टाइटल मिलने की बात हो रही है, वक्त बात कर रहा है। बचाने का ये तरीका कि टाइटल दे दो इनको, आम मुसलमान का फायदा होगा ना। कैसे होगा सर? कैसे होगा सर आम मुसलमान का फायदा कैसे? अरे तो वक्त की प्रॉपर्टी जो है ये लोग कब्जा किए हुए हैं, तो पता लगा ना, बहुत सस्ते दिए हुए हैं लोगों को, अपने चाहते लोगों को। मार्केट रेट नहीं मिल रहा है, जब मिलेगा तो जो पैसा आएगा। फाजिल साहब तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप संपत्तियों को बेचना चाहते हैं। गरीबों का उत्थान होगा। सुदेश जी, फाजिल साहब अभी गए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप संपत्तियों को बेचना चाहते हो औने पौने दाम पर, और उसका सारा बेनिफिट आप लेना चाहते हैं। इसका भी कुछ काउंटर दे दीजिए। तलाक जो है, ये ट्रिपल तलाक जैसा ही इशू लग रहा है इन्हें, लेकिन ये चूंकि आम मुसलमान को नहीं अफेक्ट करता, इनका जो एजिटेशन है, आम मुसलमान जो है वो हमारे सरकार के साथ है इस मुद्दे पर, भले वो वोकल नहीं है, इसलिए इन्हें ये एजिटेशन वापस करना होगा। ठीक है, तलाक में भी हुआ था। मनीष जी देखिए, स्थिति ये है कि जब भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, तो यहाँ से जितने भी मुसलमान जब पाकिस्तान चले गए, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो इन लोगों ने षड्यंत्र करके सारा वक्फ का पार्ट बना दिया। और इसके विपरीत जब पाकिस्तान से जो लोग हिंदू इंडिया में आए, उनकी जमीन उन्होंने जबरदस्ती छीन ली। तो इस तरीके से हिंदुओं पर डबल अटैक हुआ कि जो वहां से आया वो तो भूमिहीन हो गया, और जो यहाँ का गया उसकी जमीन आज भी यहाँ है, वो वक्फ में चल रही है, उसका बेनिफिट वो नहीं तो उसके दूसरे भाई उठा रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोविजनिंग हुई। तो बीजेपी अब बैलेंस करना चाह रही है? नहीं, बीजेपी कह रही है जस्टिस हो, और बीजेपी खुद कोई निर्णय नहीं करना चाह रही। सर उसको जस्टिस का नाम बीजेपी कह रही है मामले को अदालत में मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अदालत में जुडिशरी फैसला करेगी, और जुडिशरी का अपॉइंटमेंट बीजेपी तो नहीं कर रही है ना। जुडिशरी का अपॉइंटमेंट बीजेपी नहीं कर रही है। अमितोष जी बोले। अमितोष जी देखिए, बहुत कुल मिला के छोटी सी बात है कि इस देश में 3 बार वक्त ऊपर, और जब वक्त लाया गया था तो बात कर रहे हैं, वहाँ किसी से भी नहीं किया था। ऑलरेडी एक बिल सदन के अंदर था। अमितोष जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा सर, इस मुद्दे की टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुद्दे की टाइमिंग पता तरीके से समाज संशोधन करना था, तो 4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी हो गई, निरंतर तरीके से करप्शन होने लगे थे, मुस्लिम कम्युनिटी की डिमांड लगे थे, हाईकोर्ट में मुस्लिम कम्युनिटी जाने लगी, प्रेजेंटेशन था, लगातार तरीके से रियल एस्टेट कंपनी बना दिया गया था, उसके विरुद्ध तो खड़े होंगे ना। आज नहीं तो जेपीसी के अंदर में कानून चला गया, आप बोलते जेपीसी में जाएगा, तो जेपीसी के कानून के अंदर में ये बात हुई है। इस देश के अंदर में जहाँ पर रिलीजियस प्रॉपर्टी को लेते हुए सरकारों के नियंत्रण में क्यों है? लेकिन उसी जेपीसी में जो विपक्ष के तमाम नेता थे, उनकी जो सिफारिश थी उसको सुना ही नहीं गया। इस तरीके की भी तो तथ्य निकल करके सामने आए थे। सुदेश जी, इसका जवाब आप भी दीजिएगा। बोलिए, पहले अमितोष जी आप बोलिए, फिर उसके बाद सुदेश जी। किसने कहा नहीं सुना? पूरी कमेटी डिबेट हुई, उसके बाद जेपीसी में गया, जेपीसी में रिप्रेजेंटेशन हुआ, सबके ऑब्जेक्शन मांगे, पब्लिक डिबेट किए, और उसके बाद जब इसने रिपोर्ट सर्वे के आधार पर बताई है, तो वो पहले की समझ जाता है। सुदेश जी 20 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा सर, इसको कंक्लूड कीजिएगा 20 सेकंड। मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी लॉजिकल चीज है सरकार उसको जरूर एक्सेप्ट करती है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप मतलब आपको विपक्ष का एक भी सिफारिश आपको लॉजिकल पहले से तैयार तो हुई कि रिफॉर्म की जरूरत, सच्चर कमेटी ने बोला था रिफॉर्म्स की जरूरत है, कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। हमने नहीं, सच्चर कमेटी जो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ बोला था पॉजिटिव, वहां से आया था। तो आज कैसे कांग्रेस और बाकी लोग विरोध कर रहे हैं? एक एक पॉइंट पर चर्चा करने के तैयार है, पार्लियामेंट में डिबेट
होना चाहिए ना। सर आप सब कुछ है ना। टीवी स्क्रीन पर बैठकर चर्चा करने को तैयार हो ना, लेकिन जेपीसी कमेटी में जो सिफारिशें विपक्ष की तरफ से दी गई थी उसको तो किसी ने कहीं इंक्लूड नहीं किया गया, कहीं उस पर चर्चा नहीं हुई, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जरूरी नहीं है कि जेपीसी की हर सिफारिश को एक्सेप्ट किया जाए, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। लेकिन आप बोलते हैं कोई लॉजिक है तो डिबेट करिए ना। सरकार तो खुले मत से आपके सामने आ रही है। सुदेश जी आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इस सवाल को आप गोल घुमा रहे हैं, आप समझ रहे हैं सुदेश जी कि आप इस सवाल को गोल घुमा रहे हैं, ये आपकी आत्मा भी जान रही है। अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगी, रुकिए सर, अरविंद जी के पास कंक्लूड कर लेते हैं, डिबेट कंक्लूडिंग का समय है। अरविंद चौधरी जी 20 सेकेंड कंक्लूड कीजिएगा। देखिए हम वही बात कहे कि यहाँ पर जो है सो संवाद और विश्वास का अभाव है, पहली बात। दूसरी बात है कि जहां तक जेपीसी कमेटी में आप खुद बोले कि किसी भी अपोजिशन का सिफारिश, और ये पसमंदा कह रहे थे, जेपीसी में जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे वो बैकवर्ड मुस्लिम थे, मोहम्मद जावेद, तो उनका वो तो बैकवर्ड मुस्लिम थे, वो तो बैकवर्ड के खिलाफ नहीं जा रहे थे, उनका भी एक भी सिफारिश नहीं माना गया। तो ये लोग आर्बिट्री ढंग से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कि जेपीसी में 2-4 अपोजिशन को तो रखना ही पड़ेगा, बहुमत आपका होता है, तो आप अपना जो भी रहिएगा, किसी का कोई बात नहीं मानना है। जो हम एक बार लकीर खींच दिए वही फुल एंड फाइनल होगा, और दूसरा जो भी बात बोल रहा है वह गलत है, वह राष्ट्रद्रोही है, उसके खिलाफ एक अरविंद का माहौल तैयार किया। अरविंद जी कंक्लूड कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अरविंद जी ये भी कहूंगी कि जो आपने शुरुआत में बयान दिया ब्रेक पर जाते जाते, मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले ये देख रहे होंगे, तो फिर आज आपका क्लास भी लगने वाला है। हमारे साथ में मनीष गुप्ता। कांग्रेस में कोई क्लास नहीं लगता है, कांग्रेस हर समय डेमोक्रेटिक बात करती है, कांग्रेस में क्यों क्लास लगेगा? हाँ जी चलेगा, कांग्रेस तो मनीष गुप्ता जी है, 20 सेकंड रुकिएगा सर 20 सेकंड्स का। मेरे ख्याल से इस पे एक स्पष्ट चर्चा हो चुकी है, तो कांग्रेस का ये आरोप उचित नहीं है, क्योंकि ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जैसे पहले कह रहे थे ना कि आक्रमण किया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड लाओ, तो जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे तो इनके ये प्रश्न भी उनका आंसर मिल जाएगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए हैं, उसमें जो विरोधी पक्ष है यानी कि विपक्ष है, उसके एक भी सिफारिश को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ पर मतलब ये मीटिंग का पार्ट है, बट जो है वो डिस्कस तो हुआ है ना। अरे देखिए, फैसला बहुमत से होना ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है, तो आपने अपनी बात रखी, वो डिस्कस हुई, स्वीकार हुई ना हुई, है तो मीटिंग के बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, वहां जो प्रेजेंट मेंबर उनके बहुमत की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। आपने देखा, सुना, समझा और जाना। कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता अरविंद चौधरी, मैं पूरी कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, अरविंद चौधरी की यहाँ पर बड़ाई कर रही हूँ, उन्होंने इस बात को तो एक्सेप्ट किया, कलेजा चाहिए गलती को स्वीकार करने के लिए भी। उन्होंने कहा कि हर जगह पर संशोधन की और सुधार की आवश्यकता हमेशा ही बनी रहती है। सुधार की आवश्यकता तो हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा सुधार किए गए उससे वो सहमत नजर नहीं आ रहा है। और सरकार को भी चाहिए कि आखिरकार जिस पक्ष के लिए जो विषय लाया जा रहा है, कम से कम उससे बात तो की जाए, समझा तो जाए। विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, विरोध सुधार के लिए होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, तब तो स्वीकार है। आप अपना वोट बैंक साध रहे हैं, ये तो स्वीकार नहीं है। जनता समझ रही है, पब्लिक मूर्ख नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी।